देखो अपने जो बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसके सिलेबस की बात करेंगे। इस सेशन में तो अपने बात करेंगे एग्रीकल्चर सिलेबस की। अगले सेशन में अपने हिंदी और जीएस के सिलेबस की भी बात करेंगे। तो अभी अपने एग्रीकल्चर सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर आप लोगों का क्या क्या सिलेबस है वो रहने वाला है। एग्रीकल्चर में पर्टिकुलर एग्रोनॉमी ग्रुप्स की बात की जाए तो देखो सबसे पहले जो यूनिट है उसमें दिया है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो जनरल जो इंट्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का और एग्रोनॉमी का वो आएगा। उसके अलावा जितने भी आपके नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो तो कोई सा भी एग्जाम देते हो तो आप देखते ही देखते हैं। उसके अलावा एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, भारत के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो भी, और बिहार के भी जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। इंडिया में जो एक तो प्लानिंग कमीशन ने दिए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, और उसके अलावा अपने बात करें जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उसके द्वारा दिए गए जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो भी पढ़ने हैं। साथ साथ में आपको एग्रो इकोलॉजिकल रीजन भी देखने हैं। कई बार क्या होता है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मोटा मोटा आप उसको भी देखें। ये मान के चलिए एग्रोमेट्रियोलॉजी का अच्छा खासा पार्ट आप लोगों से पूछा जाएगा, तो एग्रोमेट्रियोलॉजी भी इसके अंदर आएगा। उसके अलावा अपने बात करें तो इसमें फोरकास्टिंग वगैरह भी आ जाएगी। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, देखो एक चीज ध्यान रखना, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग टाइप, फार्मिंग सिस्टम, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये आपको अच्छे से कवर करना है। एक तो क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम यानी फसल प्रणाली, फसल पद्धति और खेती की पद्धति और खेती के प्रकार, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन नहीं कई सारे क्वेश्चन आएंगे। तो उसी में आपका फार्मिंग टाइप में ही ड्राई लैंड आ जाएगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आ जाएगा। कितना एरिया है, कितना प्रोडक्शन है, क्या यहाँ की प्रोडक्टिविटी है और क्या बिहार की प्रोडक्टिविटी है। एग्रीकल्चरल डेटा तो आएगा ही आएगा, वहां से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं होता जिसमें एग्रीकल्चरल डेटा से क्वेश्चन नहीं आता है। टिलेज यानी कहने का मतलब थोड़ा बहुत आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का भी पार्ट है जिसमें आपसे टिलेज पूछा जाएगा। ठीक है, टिलेज। उसके अलावा क्रॉप स्टैंड एस्टैब्लिशमेंट, प्लांटिंग जियोमेट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ यील्ड ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो जो भी क्रॉप स्टैंड एस्टैब्लिशमेंट है, प्लांटिंग जियोमेट्री है और इसका इफेक्ट है वो ग्रोथ और यील्ड पे क्या पड़ता है, तो ये सब पार्ट आपका आएगा जो हम एक साथ डिस्कस करेंगे किसमें, फार्मिंग टाइप के अंदर और फार्मिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। आप एग्रोनॉमी क्रॉप पढ़ेंगे तो सबसे पहला चरण तो आपको कौन सा पूरा करना है, फसलों का वर्गीकरण ही पूरा करना है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी, रिले, इंटरक्रॉपिंग एंड देयर इंपोर्टेंस इन रिलेशन टू फूड प्रोडक्शन। मैंने आपको सीधा सा बता दिया क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली व फसल पद्धति। अब वो बातें आपको यहां पर कई बार घुमा फिरा के मिलने वाली है। हमने एक ही शब्द में बात कर ली है और आप थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर जानते हैं तो समझ गए होंगे कि कौन सा पार्ट आएगा। उसके अलावा हम बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड बिहार, सेल प्लांट वाटर रिलेशनशिप यानी वाटर रिक्वायरमेंट्स, इरिगेशन, वाटर ड्रेनेज भी पढ़ना है और वाटर साइड मैनेजमेंट भी पढ़ना है, यानी जल मांग, सिंचाई, जल निकास और जल संभरण, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर देखो आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने कहा ना टाइप ऑफ फार्मिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आ जाएगा, ड्राई फार्मिंग भी आ जाएगा, नेचुरल फार्मिंग भी आ जाएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी आ जाएगा, सस्टेनेबल फार्मिंग यानी टिकाऊ खेती भी आ जाएगा, है ना। और उसके अलावा प्रिसीजन फार्मिंग, सटीक खेती वगैरह ये सब आएंगे आएंगे। फार्मिंग टाइप्स तो आपको देखना ही देखना है, फार्मिंग टाइप को तो पार्ट छोड़ना ही नहीं, फार्मिंग टाइप से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो ये पहली यूनिट के अंदर फार्मिंग टाइप्स को अलग अलग जगह पे लिख रहा है, कहीं पे ड्राई फार्मिंग, कहीं पे ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख देगा, कहीं सस्टेनेबल फार्मिंग लिख देगा, कहीं नेचुरल प्राकृतिक खेती लिख देगा, कहीं पे प्रिसीजन यानी सटीक खेती लिख देगा। लेकिन मैं आपको एक ही शब्द में बोल रहा हूं, टाइप ऑफ फार्मिंग है उसको ढंग से तसल्ली से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दे रखा है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैंने बोल दिया ना टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर अपने पढ़ेंगे।
उसके अलावा अपने बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो जमीन हमारी बंजर हो रही है, खराब हो रही है, कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। उसके अलावा देखो लास्ट में इसने एक बात लिख दी है कि फार्मिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फार्मिंग टाइप्स और फार्मिंग सिस्टम दोनों ही आपको देखने, और मेथड ऑफ फार्मिंग, तीनों ही चीजें, टाइप ऑफ फार्मिंग, मेथड ऑफ फार्मिंग और फार्मिंग सिस्टम, तीनों अलग अलग चीजें होती है। तीनों को जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। एक तो टाइप ऑफ फार्मिंग होता है, एक मेथड ऑफ फार्मिंग होता है, एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग होता है। इन तीनों से ही आपके क्वेश्चन आने, और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इस पूरे सिलेबस को मैंने जब रीड किया तो मुझे लगा कि इसी का सबसे ज्यादा वेटेज है। नेक्स्ट अपने बात करें प्लांट सेल, साइटोलॉजी मान के चलिए। साइटोलॉजी में जो सेल है उसकी जानकारी पूछ लेंगे, है ना, और उसके अलावा सेल डिवीजन है वो आपसे पूछा जाएगा। एक तो सेल के बारे में और उसके बाद सेल डिवीजन, दोनों ही पार्ट, यानी साइटोलॉजी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा देखो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, ये समझ लो प्लांट वाटर रिलेशन, यानी पौधे का जल के साथ संबंध, यानी प्लांट फिजियोलॉजी की बात हो रही है। पादप कार्यकी, पादप कार्यकी की तो मस्त सब्जेक्ट है भाई, पादप कार्यकी की तो अच्छे से आपको पढ़ना है, जिसमें से आपका ट्रांसपायरेशन, वाष्पोसर्जन भी आ जाएगा, पौधों का जल के साथ संबंध भी आ जाएगा, और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण भी आ जाएगा, रेस्पायरेशन यानी श्वसन भी आ जाएगा, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हम सॉइल में भी पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ लो पादप पोषक तत्व, लेकिन पादप पोषक तत्व आएगा। उनकी कमी के क्या लक्षण है ना, उनकी विषाक्तता के क्या लक्षण है, उनके क्या कार्य है, ये सब आपको, और न्यूट्रिएंट अपटेक मैकेनिज्म जो होता है, यानी जो पोषक तत्व अवशोषण होती है उसकी क्रिया विधि वगैरह सब आएगा। मैंने कहा था ना फोटोसिंथेसिस आपको याद रखना है, रेस्पायरेशन भी याद रखना है, और उसके साथ साथ हम बात करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियंत्रक, यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते ही है एग्जाम्स में। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसके अलावा प्लांट मूवमेंट, पादप गतियां, वो भी पार्ट इसके अंदर रहेगा, और उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास भी इसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर है, पादप कार्य की जो कारक है, वो फसल उत्पादन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, एक शब्द में बोले तो क्रॉप फिजियोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। एक शब्द में बोला जाए तो क्रॉप फिजियोलॉजी है वो आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला आएगा आपका प्लांट ब्रीडिंग। देखो प्लांट ब्रीडिंग अच्छा खासा दिया है, प्लांट ब्रीडिंग है वो अच्छा खासा दिया है। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। उसके अलावा जर्म प्लाज्म कलेक्शन है और सेंटर ऑफ ओरिजिन है। उसके अलावा अपने बात करें तो जर्म प्लाज्म रिलेशन है, यानी जन द्रव्य के जो संबंध है वो, और उसके अलावा अपने बात करें डोमेस्टिकेशन, ग्राम्यन, और उसके अलावा इंट्रोडक्शन यानी पादप पुरस्थापन। उसके अलावा सेल्फ पोलिनेटेड जो क्रॉप है, स्वपरागित फसलें, उसमें कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड काम में लेते हैं, उन सब के बारे में क्वेश्चन आएगा। और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, उनके अंदर कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड है वो काम में लेते हैं, यानी पादप प्रजनन की विधियां काम में लेते हैं, वो वाला पार्ट। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से जो भी सुधार हुए हैं और उनकी हिस्ट्री और इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट्स है वो आप लोगों से पूछी जाती है। बायोटेक्नोलॉजी से अचीवमेंट से तो क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ टिश्यू कल्चर भी, साथ ही साथ क्या है, टिश्यू कल्चर भी। उसके बाद इस प्लांट ब्रीडिंग वाले सिलेबस को जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ इन्होंने सीड टेक्नोलॉजी दे रखा है। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित कोई भी लॉ एंड एक्ट आया है, हाँ, प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित कोई भी अधिनियम कानून आया है वो भी पूछा जाएगा। सीड टेक्नोलॉजी, बीज तकनीक है वो आएगा। बीज तकनीक में बीज की गुणवत्ता जांच कैसे करते हैं, गुणवत्ता क्या है, बेस्ट क्वालिटी सीड क्या होता है, बढ़िया गुणवत्ता का बीज क्या होता है, उसके क्या करैक्टर होते हैं, और उन करैक्टर को जांचने के लिए कौन कौन से टेस्ट काम में लेते हैं। सीड प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है, इंडिया में सीड प्रोडक्शन की हिस्ट्री, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, इनकी हिस्ट्री। उसके अलावा जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो फील्ड के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, और उसके बाद हम सीड हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो सीड स्टैंडर्ड है वो क्या होने चाहिए, प्लस सीड का स्टोरेज, और उसके अलावा सीड की डोरमेंसी, और जो भी सीड से संबंधित लॉ एंड ऑर्डर्स हैं वो सारे का सारा पार्ट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा सीड की जो मार्केटिंग है वो उससे भी थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीड स्ट्रक्चर से बोटनिकली, मतलब आपको सीड को पढ़ना है, बोटनिकली भी सीड के बारे में जानना है, यानी सीड की स्ट्रक्चर है उसको भी जानना है। नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है आपका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, यानी एंटमोलॉजी। इस एंटमोलॉजी में बेसिक एंटमोलॉजी यानी मॉर्फोलॉजी है,
एनाटॉमी है, इंसेक्ट क्लासिफिकेशन है, यानी कीटों का वर्गीकरण है, उनकी जो शारीरिक आकारिकी है, आकृति है, ठीक है, और जो भी उनकी एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी है उस वो भी पार्ट आपका आएगा। उसके अलावा एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लेक कल्चर, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट जो है जो हमारे लिए प्रोडक्शन करते हैं, यानी कहने का मतलब मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और लाख उत्पादन, ये भी आपका रहेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी फील्ड क्रॉप है, यानी सस्य विज्ञान की फसलें, उद्यान विज्ञान की फसलें हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है वो भी आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। कहने का मतलब एंटोमोलॉजी इसने पूरा दे दिया है। इसके साथ साथ इसने फील्ड के इंसेक्ट की ही बात नहीं की है, स्टोरेज जो इंसेक्ट है उनकी भी बात की है। जो स्टोरेज इंसेक्ट है उनकी भी बात की है, इंसेक्टिसाइड की भी बात हुई है, LD50 और LC50 भी आपको याद रखना है। और उसके अलावा इंसेक्टिसाइड जो एक्ट है 1968 का और जो रूल है और लॉ है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी लगभग पूरा मान के चलिए। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजन का काम कर रहे हैं उनकी मॉर्फोलॉजी है ना, और उनकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद पैथोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी की पूरी हिस्ट्री, और उसके अलावा जो भी आपकी सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान की फसलें हैं उनके रोग, उनके उपचार और उनके उपचार में काम में ली जाने वाले पेस्टिसाइड वगैरह है, वो सारे के सारे यहां पर मेंशन किए हैं, वो सारे के सारा पढ़ना है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, यानी कृषि अर्थशास्त्र। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र में उसका इंट्रोडक्शन, उसके अलावा टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और जो बैंक है उनका नेशनलाइजेशन है, और जो हमारा भारत का बैंक है वो, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, आरबीआई की बात कर रहा हूं। उसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और उसके अलावा अपने बात करें तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसके कार्य क्या होते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उस एग्रीकल्चर मार्केटिंग में मार्केटेबल सरप्लस क्या है, मार्केटेड सरप्लस क्या है, मार्केटिंग चैनल क्या होता है, प्राइस स्प्रेड क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज है, एफसीआई है, एसडब्ल्यूसी स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है, एपीएमसी है, स्टेट ट्रेडिंग है। उसके अलावा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स, उसके अलावा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आ जाएगा, और उसके अलावा अपने बात करें तो डिफरेंट स्टेज ऑफ पीएलसी आ जाएगी। उसके अलावा अपने बात करें तो मार्केटिंग मिक्स आ जाएगा, कैपिटल मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट लॉस स्टेटमेंट और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, और उसके अलावा सबसे मेन पार्ट डिमांड सप्लाई, वो तो प्रोडक्शन इकोनॉमी में आ ही जाएगा। तो इकोनॉमिक्स भी आपका ऑलमोस्ट पूरा है। नेक्स्ट अपने बात करें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का बेसिक जैसे टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग आ जाएगा, नर्सरी आ जाएगा, प्रोपोगेशन आ जाएगा, और लेआउट आ जाएगा, ऑर्चार्ड का बाग कैसे लगाते हैं उसकी प्लानिंग योजना आ जाएगी, उसका रेखांकन आ जाएगा, इंटरकल्चर ऑपरेशन, अंत उद्यानिकी की क्रिया आ जाएगी, अनफ्रूटफुलनेस एप्लन आ जाएगा, बाहर ट्रीटमेंट आ जाएगा, और फ्रूट और वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन आ जाएगा। ये तो सब बातें आएगी किसके अंदर, बेसिक के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्होंने पैकेजिंग दिया, मैच्योरिटी इंडाइसेस दिया हुआ है, और जो फ्रूट और वेजिटेबल है उसकी क्वालिटी को प्रभावित करने वाले प्री हार्वेस्टिंग फैक्टर, हार्वेस्टिंग फैक्टर और पोस्ट हार्वेस्टिंग फैक्टर है वो भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेसिंग आ जाएगा, उसके अलावा प्रोसेसिंग है वो आ जाएगा। प्रोसेसिंग बोले तो जैसे सेब से जैम बना दिया, अमरूद से जेली बना दी, तो ये सब किसका हिस्सा आ जाएगा, प्रोसेसिंग का आ जाएगा। उसके अलावा क्रॉप कौन कौन सी आएगी, फ्रूट क्रॉप्स आएगी, वेजिटेबल क्रॉप्स आएगी और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स आएगी। तीन तरह की क्रॉप आपसे पूछी जाएगी, फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप और कौन सी ऑर्नामेंटल क्रॉप है वो आप लोगों से पूछी जाएगी। तो ये यहां पर क्या है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा का कौन कौन सा हिस्सा देखो आप लोगों से पूछा जाएगा। एक्सटेंशन का जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें टीचिंग मेथड क्या है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ प्री इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले और कुछ आजादी के बाद के जो प्रोग्राम है वो आपसे पूछे जाएंगे।
जैसे मैं बात करूं, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, पंचायती राज सिस्टम है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है, नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम है, कृषि विज्ञान केंद्र, AIMA इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम और IRDP, और उसके अलावा डेमोस्ट्रेशन, और उसके अलावा लीडरशिप, उसके अलावा एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल यानी कम्युनिकेशन पूरा आ जाएगा, लोकल लीडर, अडप्शन, डिफ्यूजन, और उसके अलावा इनोवेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, किसान कॉल सेंटर और एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर, और उसके अलावा स्वॉट एनालिसिस है। ये वाला पार्ट है वो एक्सटेंशन एजुकेशन में आएगा, प्रसार शिक्षा के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ई एग्रीकल्चर, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस, यूज ऑफ ICT एग्रीकल्चर, स्मार्टफोन एप्स इन एग्रीकल्चर फॉर फार्म एडवाइस, मार्केट प्राइस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ETC एटसेट्रा, और जियो स्पेचुअल टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग जनरेटिंग वैल्यूबल एग्री इंफॉर्मेशन। कुल मिला के एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। प्लस आज के टाइम में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है, और उसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उससे एग्रीकल्चर को कैसे बूस्ट मिला है, और डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्रीकल्चर के अंदर क्या अचीवमेंट्स है, ये सारी बातें एक ही जगह से अपने कंप्लीट हो सकती है। सस्टेनेबल क्या अपने बात करें सटीक खेती से, प्रिसीजन फार्मिंग से कंप्लीट हो सकती है। जो भी IT टूल है वो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट था, ये पार्ट फर्स्ट में यानी पहले पेपर में कितने, देखो 3 पार्ट में आपका पेपर हो रहा है, हिंदी, सामान्य ज्ञान और एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का पत्तर फर्स्ट जो है यानी जो पहला पेपर है उसका सिलेबस ये था। अब हम बात करें एग्रीकल्चर के सेकंड जो पत्तर है यानी सेकंड जो पेपर है एग्रीकल्चर का, उसका सिलेबस क्या रहेगा। ये तो फर्स्ट का था, बहुत सारे पार्ट तो सेम ही रिपीट हो जाते हैं। जैसे अपने बात करें ओरिजिन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये यहाँ पे लास्ट में ये बोलने वाला है एग्रोनॉमिक क्रॉप्स। अब देखो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स कौन कौन सी आएगी, एग्रोनॉमिक क्रॉप पूरा पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन से लेकर उसका सॉइल, क्लाइमेट, वेराइटीज है ना, इरिगेशन, वीड कंट्रोल वगैरह बला बला सब आ जाएगा। तो क्रॉप कौन कौन सी आती है, सीरियल्स में राइस, चावल, मेज, मक्का, सोरगम, ज्वार, पियल मिल्ट यानी बाजरा, माइनर मिलेट्स, व्हीट, बार्ले, कोई छोड़ी नहीं है, सारी सीरियल क्रॉप्स इसमें। नेक्स्ट पल्सेज में बात करें, पिजन पी, अरहर, मूंग बीन, उड़द बीन, चिकपी, लेंटिल पी, बीन, सारा कुछ लगभग आ गया है इसमें, यहां भी कोई विशेष इन्होंने कोई क्रॉप छोड़ी तो है नहीं। ऑयल सीड क्रॉप में देखें तो ग्राउंड नट यानी मूंगफली, सेसमे यानी तिल, सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सेफ्लावर, लिनसीड, यहां भी तो कोई क्रॉप लगभग छोड़ी तो है नहीं, सारी की सारी इन्होंने ले ही ली है। शुगर क्रॉप्स में शुगर केन और शुगर बीट दोनों ही पूछे जाएंगे। फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट और सन हेम्प। उसके अलावा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप में मेंथा, लेमन ग्रास, सिट्रोला ग्रास, इसबगोल मेडिसिनल में आ गया ना, इससे पहले मेंथा, लेमन ग्रास और सिट्रोला एरोमेटिक में था, इसबगोल। उसके अलावा कमर्शियल क्रॉप में पोटैटो, टोबैको। फोरेज क्रॉप चारे वाली फसलों में सोरगम, मेज, काउपी, क्लस्टर बीन, नेपियर ग्रास, बरसीन, लूरसन यानी रिजका, ओट, ये भी सारी पूछ ली। अब देखो लगभग क्या है कि सारी की सारी क्रॉप है वो आपसे पूछ लेगा इसे। उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ सीड रेट क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, वीडिसाइड कौन सा यूज करते हैं, इल्ड एस्टिमेशन, और इनके कैलकुलेशंस भी आएंगे ना, न्यूमेरिक्स भी आएंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ क्रॉपिंग स्कीम फॉर इरिगेशन एंड ड्राई लैंड सिचुएशन, इरिगेशन स्कीम किस तरह से आप तैयार करते हैं, वहां से भी आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर दिया हुआ, इसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर में बहुत सारी बातें आ जाती है, बहुत लंबा टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स आ जाएगा, देयर यूज आ जाएंगे, एंड कंसर्न फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर, भारत में प्रिसीजन जो एग्रीकल्चर है उसके कंसर्न में बात करनी है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाएगा जिसमें GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये भी आएगा। नैनो टेक्नोलॉजी भी आएगी, और उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, क्या तकनीक है, नैनो पार्टिकल्स क्या है, जैसे आजकल आपको नैनो यूरिया
और नैनो डीएपी देखने को मिलता है। उसके अलावा नैनो पेस्टिसाइड क्या है, नैनो फर्टिलाइजर क्या है, नैनो सेंसर क्या है, यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन सीड, सीड के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, वाटर के अंदर किस तरह से काम करती है, फर्टिलाइजर के अंदर किस तरह से काम करती है, प्लांट प्रोटेक्शन में किस तरह से काम करती है, ठीक है। और ये काम करते हुए जो अपने खेत की प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज करती है। पेडोलॉजिकल एंड एडफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी अब सॉइल आपकी स्टार्ट होगी। बेसिक सॉइल होगा जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, और उसके अलावा सॉइल का कंपोजिशन आ जाएगा, अर्थ क्रस्ट भूपपड़ी आ जाएगी, सॉइल प्रोफाइल आ जाएगी, रॉक्स आ जाएगी, चट्टानें आ जाएगी, और उसके अलावा मृदा के फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, भौतिक गुण आ जाएंगे, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यानी जैविक गुण आ जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके अलावा प्रॉब्लमेटिक सॉइल उनका समाधान, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स और प्लांट न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन यानी पादप पोषक तत्वों के कार्य, उनके कमी के लक्षण और उनकी टॉक्सिसिटी विषाक्तता, और प्लांट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए अपने फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन, उनको देने की विधियां, मैन्योर तैयार करने की विधियां और मैन्योर देने की विधियां, और बायो फर्टिलाइजर, ये सारे का सारा जो पार्ट है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइजर की और इंसेक्टिसाइड की, पेस्टिसाइड की कैलकुलेशन, और जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आप खेत में देते हैं उनका खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है और ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। बायो फर्टिलाइजर को इसने थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब किया है और उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। उसके अलावा मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, मृदा नमी कैसे ज्ञात करते हैं, और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट यानी फसल की जल मांग क्या है, क्रॉप इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है, मेथड ऑफ इरिगेशन सिंचाई की विधियां क्या है, सरफेस तई सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई विधि, फुहारा विधि, इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर क्या है, इरिगेशन वाटर क्वालिटी यानी सिंचाई जल की गुणवत्ता, और उसके अलावा हम बात करें तो वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप्स, यानी जो मुख्य अपनी फील्ड क्रॉप है उनमें वाटर मैनेजमेंट कैसे करोगे, और ड्रेनेज यानी जल निकास क्या है। फिर सेकंड पेपर में ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर से आ गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ खेती करने से, फिर हार्वेस्टिंग से, पोस्ट हार्वेस्टिंग फैक्टर तुड़ाई के बाद, और उसके अलावा मार्केटिंग वगैरह, सर्टिफिकेशन वगैरह, प्रमाणीकरण, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करने वाली एजेंसियां, सर्टिफिकेशन एजेंसियां, और जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लॉ एंड ऑर्डर सब, वो सारे का सारा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते समय आप रासायनिक चीजें नहीं दे रहे हैं तो फिर आप खेत में कौन कौन से इनपुट है वो दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इको फार्मिंग से डिफरेंस कैसे है, नेचुरल फार्मिंग से डिफरेंट कैसे है, और उसके अलावा अपने बात करें तो परमा एग्रीकल्चर से डिफरेंट कैसे हैं, ये सब चीजें यहां बनती है। नेक्स्ट है रेन फेड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड फार्मिंग और एरिड फार्मिंग, उसकी पूरी हिस्ट्री और वहां पर की जाने वाली प्रैक्टिस, वहां पे वाटर कंजर्वेशन जल का संरक्षण, और उसके अलावा अपने बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी का संरक्षण, ये सब आपका आएगा। ड्रोट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोट है ना, ड्रोट का इफेक्ट क्या जाता है, किस तरह से उससे बच सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे मेट्रोलॉजी का अच्छा खासा पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन, वातावरण की प्रतिकूल दशाओं का क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारे का सारा यहाँ पूछा जाएगा। प्लस इसी के अंदर इन्होंने, मैंने पीछे बताया था वाटर शेड मैनेजमेंट यानी जल संभरण है, वो वाला पार्ट भी इसी के अंदर इन्होंने रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो यूनिट है उसके अंदर फार्मिंग सिस्टम, पहली यूनिट में भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो फार्मिंग सिस्टम है उसके अंदर आईएफएस मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। लो लैंड के लिए, अपलैंड के लिए और ड्राई लैंड के लिए जो सिचुएशन है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जनरली अपने बात करें तो फार्मिंग सिस्टम मॉड्यूल्स तैयार करते हैं तो वहां पर जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंस देखने को मिलते हैं वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। आईएफएस है उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आईएफएस पे इन्होंने फोकस किया है, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आईएफएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। उसकी अगली यूनिट में पूरे का पूरा वीड साइंस है, पूरे का पूरा खरपतवार विज्ञान है, जिसमें खरपतवारों का इतिहास भी आ जाएगा और खरपतवारों की विशेषता यानी बायोलॉजी ऑफ वीड या इकोलॉजी ऑफ वीड आ जाएगा। उसके अलावा वीड के नुकसान क्या है, कुछ वीड फायदा देते हैं तो फायदे क्या हैं, उसके अलावा क्लासिफिकेशन। फिर बात आ जाती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आप प्रिवेंशन पढ़ेंगे यानी निरोधात्मक जो उपाय हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण आ जाएगा, और इरिडेक्शन यानी उन्मूलन वाला पार्ट आ जाएगा। अगली यूनिट में इन्होंने दिया है फर्टिलाइजर, मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। मेनली तो फर्टिलाइजर और मैन्योर दिया है, इनका वर्गीकरण है, ठीक है।
और इनकी यूज एफिशिएंसी है। बायो फर्टिलाइजर भी दिया हुआ है, उसके लाभ क्या है, वर्मी मतलब सारे के सारे वेन्योर इसके अंदर इन्होंने डाल दिए हैं। नेक्स्ट है अगला, टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। मैंने शुरू में ही बोला था, वो यहाँ पे इन्होंने इसमें थोड़ा इकोनॉमिकल टाइप है, यानी बैलेंस शीट वगैरह कैसे तैयार करते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है, फार्म रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारे का सारा हिस्सा है वो आ जाएगा। देखो आपको यहाँ फाइनली एक चीज देखने को मिलती है, सब्जेक्ट तो ज्यादा नहीं है लेकिन सब्जेक्ट की डेप्थ अच्छी दी है। सब्जेक्ट अगर अपने देखें तो एक तो था आपका एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान था, ठीक है, एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल वगैरह बेसिक वगैरह सब आ जाएगा। दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर है, दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री तो है ही नहीं। तीसरा अपने देखें तो सॉइल साइंस है यानी मृदा विज्ञान है, ठीक है। देखो ये तीन, उसके अलावा जो फार्मिंग के टाइप्स है, मेथड है, सिस्टम है, वो सब एग्रोनॉमी में ही आने वाले हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो एक आपका एग्रो मेट्रोलॉजी यानी कृषि मौसम विज्ञान वाला पार्ट है ना, बड़ा सब्जेक्ट तो नहीं है, ये छोटा ही है। उसके अलावा अपने एग्रोनॉमी में ही वीड साइंस आ जाता है, तो वीड साइंस तो अलग से अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैं बात करूं तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है। उसके अलावा मैं बात करूं तो एक्सटेंशन एजुकेशन है। और उसके अलावा मैं बात करूं तो और इन्होंने बोला है एंटो पैथो। एंटोपैथो के साथ साथ आप नेमेटो भी पढ़ लेना, क्योंकि नेमेटो से भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ अपने बात करें तो रिमोट सेंस, रिमोट सेंसिंग। एग्रोनॉमी का अच्छा खासा पार्ट, हॉर्टिकल्चर का अच्छा खासा पार्ट, सॉइल का अच्छा खासा पार्ट, एग्रोमेट्रोलॉजी। हाँ, एक चीज पे इन्होंने सबसे ज्यादा पूरे पूरे सिलेबस में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस किया है, तो वो है फार्मिंग। फार्मिंग में टाइप, मेथड और सिस्टम। अब देखो एंटोमोलॉजी में भी आगे अपने बात करें तो सेरिकल्चर भी आपको पढ़ना है, लैग कल्चर भी पढ़ना है और एपीकल्चर भी पढ़ना है। अगर आप इनको अलग सब्जेक्ट मान के चलते हो तो ये भी अलग निकाल सकते हो। तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी और फार्मिंग सिस्टम, तो आप पूरा अलग ही निकाल के चलें, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुट होंगे आपके। उसके अलावा अपने बात करें तो थोड़ा साइटोलॉजी, और उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी, यानी पादप कार्य की। और उसके अलावा अपने बात करें तो चलिए अपने यहां पे लिख लेते हैं सारे के सारे वन बाय वन, कौन कौन से सब्जेक्ट मोटे मोटे आपको ये बात समझ में आती है भी कौन कौन से पढ़ने। एग्रोनॉमी पढ़, एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस जाएगा वो किस पे जाएगा, फार्मिंग पे। फार्मिंग में भी मैंने आपको बताया टाइप, मेथड, और उसके अलावा मैं बात करूं तो सिस्टम। सबसे ज्यादा ध्यान देना इस पे। दूसरा सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बोले तो उद्यान विज्ञान। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने लिया है सॉइल साइंस का, सॉइल साइंस बोले तो मृदा विज्ञान। और उसके बाद हम बात करें तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक यानी कृषि अर्थशास्त्र। और उसके बाद मैं बात करूं तो एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा। उसके अलावा मैं बात करूं तो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्य की। और उसके अलावा अपने बात करें तो इधर और लिख लेते हैं साइटोलॉजी
और इसके अलावा मैं बात करूं साइटोलॉजी बोले तो कोशिका विज्ञान, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जिसको आप पीबीजी बोलते हैं, इसमें जेनेटिक्स भी आ जाएगा और प्लांट ब्रीडिंग भी आ जाएगी। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ ही रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एग्रोनॉमी है अच्छा खासा, हॉर्टिकल्चर अच्छा खासा, सॉइल साइंस अच्छा खासा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स खूब, एक्सटेंशन एजुकेशन खूब, प्लांट फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, पीबीजी, नेमेटोलॉजी। अब प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन में एंटमो और पैथोलॉजी। ठीक है, अब एंटमो पैथो पढ़ रहे हो तो वहां नेमेटो भी देख लेना। इसके अलावा एंटमो में बेनिफिशियल जो इंसेक्ट है, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर यानी रेशम कीट, और लैक कल्चर, ये वाला पार्ट ये आपका सिलेबस में रहेगा। बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हो तो उनके कंपैरिजन में यहां पर सिलेबस कम है, लेकिन जो पार्ट दिया है वो अच्छी डेप्थ से दिया है और विस्तार से इन्होंने बताया है। तो ये सारे का सारा हमें क्या है कवर करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि फरवरी एंड या मार्च में पेपर हो जाएगा, तो इतने कम समय में ये सिलेबस आपको बड़ी तसल्ली से करना है, इसलिए आपको अच्छी मेहनत तो करनी पड़ेगी और अच्छा कंटेंट भी आपको रखना पड़ेगा। शॉर्ट कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम के जो भी पेपर आते हैं उनकी आप डेप्थ देख ही रहे हैं, इस प्रकार की डेप्थ होती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, जितना पार्ट आप पढ़ो उसको 100% करके चलो, जितना पार्ट पढ़ो उसको आप 100% करके चलो। जितना टाइम है उतना सफिशिएंट है, सबके लिए उतना ही टाइम है, जाहिर सी बात है। तो आप अच्छा कर सकते हैं, सोचे नहीं कैसे करें, क्या करें, कब स्टार्ट करें, जस्ट अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आपका सिलेक्शन है। आप सोच रहे हो कब से करें, कैसे करें, एग्जाम डेट पता लगे तब करें या कुछ करें, तो फिर आप देख जाहिर सी बात है चूकोगे, उस बात में कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सिलेबस हमारा डिस्कस हो गया है, अभी नेक्स्ट आप लोगों की जस्ट क्लास है, मिलते हैं उस क्लास में। ओके, थैंक यू।